केशव, अरे आ भी जाओ ना यार, क्या हो गया तुम्हारी आंखों को? आज पता नहीं क्या हुआ। रुको तुम यह सेहरा लगा के देखो। केशव की आंखें लाल थी और वह शेरवानी पहने हुए आंखों में जैसे समंदर को थाम रहा था। सॉरी बेटा, तुम्हें परेशान किया। वो क्या है कि रोहित की कदकाठी हमारे घर में और किसी से मैच नहीं करती, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। आरती बहुत लक्की है जो उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, वरना इतनी जिम्मेदारियाँ कौन सा दोस्त संभालता है। आरती की माँ ने केशव की पीठ थपथपाते हुए कहा। केशव ने आज तक जिसके सपने देखे वह आरती ही थी। आंखें खोलकर भी जिसे देखना चाहा, हमेशा जिसे नजरों में बसाया, वह भी आरती ही थी। लेकिन आज वह आरती के लिए एक पुतला बनकर खड़ा था, क्योंकि उसकी बॉडी का शेप आरती के होने वाले फॉरेनर पति रोहित की बॉडी से मिलता जुलता है। सच में पूरे दूल्हे लग रहे हो। चलो इसी बात पर एक सेल्फी हो जाए। आरती केशव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। एक आंख बंद कर नाक फुला और जीभ को लंबा बाहर निकालकर उसने सेल्फी ली। उसकी इस हरकत पर दीवारें भी मुस्कुरा उठीं, पर केशव जस का तस बना हुआ था। रोहित, इसमें अच्छा लगेगा ना? सेल्फी में केशव की जगह रोहित की कल्पना करते हुए आरती बोली। केशव की आवाज कंपा रही थी, जैसे आज वह बोल नहीं पाएगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, बहुत अच्छी लगेगी। आरती को केशव की आवाज कुछ अजीब लगी। उसने पूछ लिया, आंखों में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? देखो ये कितनी लाल हो गई है। केशव ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और आंसू की बूंद धुलक गई। चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, मैं यही पैक करवा लेती हूँ और नहीं देखेंगे चाहे रोहित को पसंद आए या नहीं। आरती एक सांस में ही सब बोल गई। कपड़े बदलकर वह आंख धोने के लिए वॉशरूम आ गया। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। पानी को हथेलियों में भरकर जैसे ही आंख में डाल रहा था, अतीत की हर खट्टी मीठी याद उसके आंसुओं से झड़ रही थी। 5 साल पहले वो इसी घर आया था किराए पर रहने के लिए। उसका सपना था IIT में जाना, पर सभी इतने किस्मत वाले नहीं होते कि जो चाहे वो मिल जाए, पर एक नया परिवार मिला वो क्या कम था। उसे याद आ रहा था जब रूम लेते वक्त उसे घर के रूल समझाए जा रहे थे, तब बीच में आरती बोल पड़ी थी, पोछा लगाने के बाद जब तक सूख न जाए तब तक जमीन पर पाँव रखना मना है। तब वहाँ सभी ने बताया था कि ये एक ही काम करती है और कोई उसे खराब नहीं कर सकता। ऐसी ही थी आरती। कैमरे को देखते ही उसकी शक्ल बिगड़ने लगती थी। फोटो को बर्बाद करने में उसे PhD हासिल थी, पर कुछ भी कहो वो जितनी शक्ल बिगाड़ती उतनी ही प्यारी और मासूम सी लगती थी। पानी की हर बूंद के साथ हर वो लम्हा केशव को याद आ रहा था जो उस 1 साल में आरती के साथ बीता था। जब केशव के ज्यादा पढ़ने पर और उसके बिल्कुल नहीं पढ़ने पर घरवाले ताना मारते तो बोला करती, केशव इतना मत पढ़ा कर, ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है। उसे इडली खाने का तगड़ा चस्का था, पर बनाना कुछ नहीं आता था, इसीलिए अक्सर अपनी बड़ी बहन के कपड़े भी धोती थी। ये सब बातें केशव ने उस वक्त कभी नोटिस ही नहीं की, पर जब IIT की प्रवेश परीक्षा में पास नहीं हुआ तो उसने BSc करना तय किया, तो उन 3 वर्षों में उसने महसूस किया था कि उसे कोई लड़की कभी पसंद आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी लड़की आरती जितनी खूबसूरत नहीं है, उसके जितनी मासूम नहीं है, और दिल जितना आरती का सुंदर है उतना तो किसी का हो ही नहीं सकता। शायद यही हर लड़के के साथ होता होगा जब वो प्यार में होता है। आरती के घरवाले बड़े मिलनसार थे। छोटे बड़े फंक्शन में केशव को याद करना नहीं भूलते थे। केशव भी हर बार उनका दिल रखता था। अब तो धीरे धीरे आरती को भी दिल में रखने लगा था। पिछले साल केशव का बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर में चयन हुआ तो किस्मत से वो एक बार फिर अपनी सपनों की शहजादी से मिल गया। एक बार फिर केशव उनके घर पेइंग गेस्ट था। तब आरती की बड़ी बहन रोशनी की शादी थी और अपनी नई नौकरी की परवाह किए बिना शादी की जिम्मेदारियां संभालकर केशव ने भी आरती के परिवार वालों के दिल में खासी जगह बना ली।
आरती का छोटा भाई सुरेश भी केशव की देखरेख में पढ़ने लगा। इस 1 साल में केशव के दिल में आरती की जगह कुछ ज्यादा ही हो गई थी। आरती की सगाई जब से हुई तब से केशव के दिल में एक खौफ सा रहता था। कहे भी तो कैसे, आरती की माँ बेटा बोलती थी उसे, और आरती के पापा तो सुरेश से ज्यादा केशव पर भरोसा करते थे। आरती भी तो केशव को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। पिछले महीने जब से आरती की सगाई हुई तब से केशव की जिंदगी आंसुओं की ऐसी दास्तान बन गई जो केशव के अलावा किसी ने नहीं सुनी। सब आंसू धो डाले और दिल को कड़ा करके केशव मुंह पोंछकर फिर से अभिनय करने को तैयार हो गया। उसने सारे सामान को कुली की तरह उठाकर गाड़ी में रखा, फिर उन्हें घर लाकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मन बहलाने के लिए उसने व्हाट्सएप स्टेटस देखने शुरू किए। किसी ने राधा कृष्ण टीवी सीरियल की क्लिप स्टेटस लगा रखी थी, जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे थे, जब तक कोई अपने प्रेम को पाने के लिए अपने संपूर्ण प्रयास नहीं करता है तब तक मैं स्वयं भी उसकी मदद नहीं करता हूँ। मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो खुद की मदद खुद करते हैं। शायद अभिनय का जादू था या कुछ और। केशव ने यह क्लिप बार बार देखी। उसे यह सचमुच भगवान की वाणी सी महसूस हुई। उसने तय किया वह अपने प्यार को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। अपनी हर संभव कोशिश करेगा, वो भी इतनी कि भगवान को भी साथ देना पड़े। आज वो आरती को अपने दिल की बात हर हाल में कहेगा, चाहे अंजाम जो भी हो, ऐसा उसने निश्चय किया। इस बात के रोमांच ने केशव का सारा दुख भुला दिया। अब उसका ध्यान केवल इतना ही था कि कैसे वह उसको अपने दिल की बात बताएगा। आरती रात को खाने के लिए बुलाने को आई। इसी बहाने आरती ने आंखों के हाल के बारे में भी पूछा तो बातों बातों में उसने आरती को कहा, अच्छा सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आरती ने कहा, बोलो। केशव बोला, वो क्या है कि मुझे तुम्हें ये बताना था। वो मैं भूखा हूँ। खाना खा के बात करें। शायद सिट्टी पिट्टी गुम होना इसे ही कहते हैं। कुछ बातें दिल में रहने की इतनी आदी हो जाती है कि जुबान तक आना ही नहीं चाहती। आरती की मम्मी को भी कुछ अजीब लगा, क्योंकि फरवरी में न तो इतनी गर्मी होती है कि कोई पसीना आए और न ही इतनी सर्दी होती है कि किसी को कपकपी छूटे। केशव के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसकी जुबान में कपकपी छूट रही थी पर माथे से पसीना बह रहा था। फिर से श्री कृष्ण की वाणी को मन ही मन दोहराकर वापस कमरे की तरफ जाते हुए उसने आरती को आवाज लगाई। जब आरती बाहर आई तो एक बार फिर केशव की कपकपी शुरू हो चुकी थी, पर इस बार वो अपने निश्चय पर दृढ़ था। आरती, मर्ज भी तुम हो तो मलहम भी तुम हो। मैंने सुना है हमारा मन उपजाऊ मिट्टी सा होता है और भावनाएं बीज की तरह। आज तक मैंने दिल में कुछ नहीं छिपाया। जो दिल में होता है वही मेरी जुबान पर होता है। बस एक बात छिपा गया। इस दिल में तेरे प्यार के बीज दबा गया। उन बीजों को आंसुओं से सींचकर मैंने वृक्ष बना दिया है। बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जब से तुम्हारी सगाई हुई है तब से मेरी आंखों में नींद नहीं, आंसू ही रहे हैं। मुझे लगता था कि तुम्हारी यादों के सहारे जी लूंगा, पर अब पता चल गया है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। इतनी दूर जा रही हो कि कभी देख भी न पाऊं। कहते कहते केशव रो पड़ा था। आरती बेहद समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसने कहा, केशव, मैंने तुम्हें हमेशा सबसे अच्छा दोस्त समझा। तुम्हें लेकर मेरे मन में ऐसे विचार न पहले थे और न ही अब है। मैंने अपनी जिंदगी का ये फैसला अपने पापा को दे रखा था, पर तुम तो प्यार करते थे ना। तुम्हें बताना चाहिए था अपने परिवार को, मेरे परिवार को। शायद तुम्हारी चाहत सबकी मर्जी, सबकी खुशी बन जाती। शादी करके अपनों से इतनी दूर हो जाऊंगी, सोचकर ही मन घबराता है। अगर रोहित की जगह पापा तुम्हें चुनते तो और भी खुशी होती मुझे, पर अब 5 दिन बाद मेरी शादी है, कार्ड बंट गए हैं, कितनी रस्में निभाई जा चुकी। अब तुम्हें ये सब बताना ही नहीं चाहिए था।
अब एक दुख हमेशा रहेगा कि मैंने अपने सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त को रुलाया है। सच बताऊं तो मैं प्यार, लव मैरिज इन सबको समझती ही नहीं। बस इतना समझ सकती हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू मेरी वजह से तो कभी नहीं होने चाहिए। आरती जितना समझा सकती थी उतना उसने समझाया, पर टूटे दिल को कब चैन आता है। केशव ने रोहित के नंबर लिए, फेसबुक अकाउंट पर भी जुड़ा, रोहित के ब्लॉग भी पढ़े जो बड़े गहरे प्यार की भावनाओं से भरे हुए थे। रोहित के ब्लॉग पर उसकी हर कविताओं और कहानियों पर अपनी तरफ से जवाब दिए जो शायद उसके टूटे दिल की गवाही थे। रोहित ने आरती से भी केशव के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फाइनली 2 दिन में व्हाट्सएप से वीडियो कॉल भी उन दोनों ने की, पर केशव इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि रोहित को सब सच बता सके, क्योंकि पूरे खानदान के संबंध बिगड़ जाते। बस अंत में उसने राधा कृष्ण सीरियल की वही छोटी सी क्लिप रोहित को भेज दी। मैं इसे दिन में कम से कम 10 बार देखता हूँ, तुम भी देखना। मैसेज को भेजते हुए केशव यही सोच रहा था, अगर 2 परिवारों के आंखों के आंसू मेरी खुशी की वजह है तो मुझे जिंदगी भर रोना मंजूर है। मेरे जो बस में था वो मैंने किया। अब मैं उस परिवार की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता जिसने मुझे सबसे ज्यादा इज्जत दी। कान्हा मेरे बस में अब कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इससे ज्यादा अगर मैं कुछ भी करूँगा तब मेरा प्यार दूषित होकर स्वार्थ बन जाएगा। इस दिल को आरती के लिए धड़कना है, इस मन को आरती के लिए तड़पना है। शायद इन आंखों को अब आरती के नाम के आंसू ही बहाने हैं। कान्हा अब मेरे बस में कुछ भी नहीं, शिवाय आरती को प्यार करने के, अब सब तेरे हवाले। शादी वाले दिन आरती के पिता दीनदयाल जी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी। कहीं आवभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए सबको संभाल रहे थे। एक पिता सबसे ज्यादा विनम्र तब होते हैं जब उनकी बेटी की शादी होती है। एक पिता हमेशा दीवार से मजबूत दिखते हैं, हमेशा सख्त लगते हैं, पर उनकी आंखों से भी आंसू झरते हैं जब उनकी बेटी की विदाई होती है। रोहित के परिवार और बारातियों को भी एक होटल में ठहराया गया था। वहां जब दीनदयाल जी सबको सुख सुविधा के लिए पूछने गए तो वहां का माहौल बड़ा ही अजीब लगा, जैसे उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।